इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, योग से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जन जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुत्थी हुई हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साधन जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। शांति घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। सूक्ष्म पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने
कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी, गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत सारे आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।